अज्यूम करते हैं कि तुम्हारे एग्जाम में पास होने के चांसेस 50% है, लेकिन अगर तुमने मेरा वीडियो देखा है तो पक्की बात है 100% पास हो जाओगे। तो इसी बात को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये करोगे तो ये हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे क्लिक करो, जाके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वीडियो देखो। आज हम बात करने वाले हैं द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्लास 11th का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके बाद फिर टोटल प्रोबेबिलिटी में भी इसकी कंप्लीट जरूरत आपको पड़ने वाली है। सो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और किस तरीके से आपको टैकल करना है, आज के वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मेरा नाम है ऋतिक राज और मैं क्लास 11-12 के अप्लाइड मैथ्स के वीडियो ऐसे ही आपके लिए लाता रहता हूं, वो भी डेली। शुरू करते हैं विद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दो इवेंट्स हैं ए और बी, और ये सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होता है बेसिकली क्या होता है, वो ये होता है कि भाई आपने दो इवेंट्स लिए, उन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो इंटरसेक्शन भी बताती है कि भाई दोनों ही हुए। ये बोलता है कि बोथ ए एंड बी हैव अकर्ड। A intersection B is also written as AB। वो तो चलो सबको पता है। Sometimes we need to find the probability of the compound event AB। हमें जरूरत पड़ती है कि A B दोनों हुए हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी इसको काउंट करने की। अब इसका एग्जांपल मैं तुमको बहुत सिंपल से समझाता हूं। मान लो एक टेस्ट के लिए दो बच्चे बैठे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही पास हुए। या फिर एक एग्जाम, एक जॉब के लिए दो लोग गए इंटरव्यू देने के लिए, क्या प्रोबेबिलिटी है कोई एक ही सेलेक्ट होगा। तो उसके लिए क्या होगा, ए का सिलेक्शन बी का सिलेक्शन ना हो। अगर ए का सिलेक्शन हो रहा है और बी का सिलेक्शन ना हो, या बी का सिलेक्शन हो रहा है और ए का सिलेक्शन हो जाए। इस तरीके से आपको मल्टीपल केसेस बनाने को मिलते हैं। आई नो थोड़ा मेसअप मैंने बोल दिया, बट डोंट वरी, समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग टू कार्ड्स, यहां पे कार्ड्स की बात कर रहे हैं, वन आफ्टर द अदर। हम दो कार्ड्स कर रहे हैं, एक के बाद एक, तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही रहेगा। वी मे बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इवेंट अ किंग एंड अ स्पेड। हम चाहेंगे किंग और एक स्पेड निकले, समझे। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अ किंग और अ स्पेड में हमने करे क्वेश्चंस किए हैं, जब किंग और अ स्पेड निकालना था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग स्पेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड विच इज अ किंग, करेक्ट। ऐसे किया हुआ है। लेकिन इन्होंने बोला है आपको दो कार्ड निकालने हैं, एक किंग हो और एक स्पेड हो। पक्की बात, दोनों चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि किंग आ जाए या फिर स्पेड आ जाए, दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। सो वी नो दैट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड इज दिस। बेसिकली क्या कहता है कि आगे वाला इवेंट जो है वो पिछले वाले इवेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा है। आगे जो होने वाला है उसका पिछले इवेंट का इन्फ्लुएंस उस पे है। क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास 52 कार्ड्स थे, आपने चाहे पहले किंग निकाला हो या फिर स्पेड निकाला हो, अब आपके पास 51 कार्ड्स बचेंगे। उसमें से जो आएगा किंग या फिर अगला स्पेड, वो चेंज हो जाएगी ना उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसीलिए यहां पे डिपेंड करता है, अगला जो इवेंट है, पिछला इवेंट उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जब भी पिछला इवेंट अगले इवेंट पे इन्फ्लुएंस करेगा तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला लगाना है। इसको सिंपल से समझो, अगर आप कोई फॉर्मूला नहीं भी पढ़ते हो तब भी बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मेरा प्रोबेबिलिटी कोई भी काम करने से चेंज होती है, या फिर टोटल जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स थे किसी भी काम को करने से चेंज हो रही है, तो अगला जो होगा पिछले पे डिपेंड करेगा ना। तो उस केस में आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाओगे। दोनों चीजें होती हैं। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये होता है भाई। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब पी बी को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब किंग भी हो स्पेड भी हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग व्हेन यू ऑलरेडी ड्रॉन अ स्पेड। लॉजिक क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये चलता रहता है और इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहां से सेम चीज ए के साथ भी होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पी ए इंटू पी बी निकल जाएगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई ये जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सेम है पी ए इंटू पी व्हेन बी व्हेन ए और पी बी इंटू पी ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोवाइडेड दैट दोनों ही इम्पॉसिबल इवेंट ना हो। दिस रिजल्ट इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कभी भी बच्चों हमें ना पढ़ना एकदम शान से, एकदम बढ़िया से, कि गलती ना हो कोई। तो गलती कब होती है? एमसीक्यूज में हो सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। कहां पे फंसोगे? एमसीक्यूज में फंसोगे। तो एमसीक्यूज में ना फंसने का क्या लॉजिक है भाई? प्रोवाइडेड पी ए पी बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या बता रहा है? एमसीक्यू का क्वेश्चन बता रहा है कि मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करने की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दोनों ही वेरिएबल जीरो, यानी कोई इंपॉसिबल इवेंट ना हो, तब आप मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई कर सकते हो। सो अगर ए और बी है, हमने ऑलरेडी इस चीज को स्टैब्लिश कर दिया, तो P इंटू ए बी, मतलब उसी को सेम चीज को दोबारा ये लोग बोल रहे हैं। और दो बार क्या पढ़ाना उस चीज को। उसके बाद आता है एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब दो से ज्यादा अगर हो जाएंगे तो क्या होगा भाई? वही होगा जो अभी तक हो रहा था। अगर आपको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना है तो आपको P A व्हेन P
A when B has already occurred और P into C when A intersection B has already occurred। तो देखो क्या हुआ, मैंने ये इवेंट निकाला, ये A intersection B है, इतना जो है ये A intersection B है। अब A intersection B हो गया कंप्लीटेड। अब क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन दिस थिंग हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो वो व्हेन का सिंबल इसीलिए लगा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, परेशान मत होना, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा। बस देखो फॉर्मुलेस को, ये जनरलाइज कर दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आती है बात इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत जरूरी है इसको समझना। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जहां पे एक की प्रोबेबिलिटी का असर दूसरे पे ना पड़े। बिल्कुल भाई, मानी हुई बात है। जैसे अगर भाई मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, दो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मेरे पास या फेल होने का असर किसी और के पास या फेल होने पे नहीं पड़ेगा अनलेस वो चीटिंग कर रहा हो। और यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो चीटिंग वीटिंग वाले तो आते नहीं है, राइट। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बस समझना इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये होते हैं जब इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो उस केस में जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी, वो सिंपल क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर ये चीज जैसे कि इन्फ्लुएंस करता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। यही तो चल रहा था भाई, पूरी कहानी इसी पे है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको समझ सकते हो, एग्जांपल्स दिए हैं, टेंशन ना लो। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट टॉस इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द सेकंड टॉस इज आल्सो 1/2 रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम ऑफ द फर्स्ट टॉस। करेक्ट। अगर मैं कॉइन को उछाल रहा हूं, चाहे पहले में टेल आए हेड आए, कौन खड़ा हो जाए, मेरे को क्या, दूसरे में भी क्या फर्क पड़ेगा, पिछले में क्या हुआ कॉइन के साथ, रिग्ड नहीं है, फेयर कॉइन है, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों का ही 1/2 इंडिपेंडेंट है। सपोज दैट इंडियन क्रिकेट कैप्टन हैज लॉस्ट द टॉस इन द लास्ट 10 मैचेस। क्या जरूरी है कि 11वें मैच में भी हारेगा? उसको पनौती कहते हैं, बुरी किस्मत कहते हैं, लेकिन ऐसा प्रोबेबिलिटी वाइज जरूरी नहीं है कि भाई उस पर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप दो बॉल्स को बैग से निकालते हो जिसमें 4 रेड और 3 ब्लू बॉल्स होंगी, तो आप रेड बॉल निकालोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/7। अब अगर रिप्लेसमेंट हुआ, रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने बॉल निकाली, कलर देखा, वापस रख दिया। तो ये काम करने पे क्या होता है, आप रिप्लेस कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड रेड बॉल विल ऑलवेज बी 4/7, क्योंकि आपने बॉल देख के वापस रख दिया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी चेंज नहीं हुई है और पुराना भी कुछ नहीं बदला। 4 रेड बॉल पहले थी, 4 रेड बॉल अभी भी हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड रेड बॉल ये 1/2 होगा, ये 1/2 क्यों हुआ, क्यों भाई ये क्या 1/2 कहां से आ रहा है? देखो हुआ ये कि आपने ना बैग लिया, इसमें टोटल 4 रेड 3 ब्लू बॉल्स थी, आपने एक रेड बॉल निकाल के बाहर फेंक दिया। अब जैसे ही फेंक दिया तो इसमें अब 3 रेड और 3 ब्लू बची, तो अगली बार ब्लू रेड बॉल कैसे आएगा, 3/6, तो 1/2। समझ रहे हैं 1/2 आ कहां से रहा है? तो बस इतना समझो और टेंशन फ्री रहो। बढ़ते हैं अगले बात पे, विच इज द डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये कब होगा, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे। यही चीज मैंने आपको अभी समझाई है, बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने आपको बताया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, बाय डिफॉल्ट होता है कि भाई इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी when A has already occurred। करेक्ट। यहां पे A को आपने बोला कि हो रहा है, उसके बाद आपने B लिख दिया, बट इस सेम कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already occurred। करेक्ट ना भाई? तो यही तो चल रहा था और दोनों का ही मतलब है इंटरसेक्शन B था। लेकिन इन्होंने बोला अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो ये वाला जो पार्ट होगा इसको तुम सिर्फ PB बोलोगे और ये वाले पार्ट को सिर्फ PA बोलोगे। वही आपका चलता आया, मल्टीप्लिकेशन रूल से बन जाता है। तो हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है प्रोबेबिलिटी को समझने की। क्लास 12th वाले बच्चे जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, और अच्छे बच्चे ही हैं जो देख रहे हैं, क्योंकि टाइटल देख के तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, यार क्या करना, पढ़ के देखा जाएगा कभी। तो अगर कॉइन और डाई का एक्सपेरिमेंट करोगे, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का अलग डेफिनेशन है, वो एक ही एक्सपेरिमेंट में चीजें होती हैं। यहां मल्टीपल है, कॉइन डाइस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिफरेंस समझो। अगर आप लिखते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 0 ही हो जाती है, कुछ कॉमन नहीं होता। लेकिन अगर आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सेम एक्सपेरिमेंट के लिए डिफाइंड होता है। जैसे अगर आपने एक ही कॉइन को टॉस किया है, या तो हेड आएगा या तो टेल, और अगर आपने इवेंट ए ऐसा डिफाइन कर दिया हेड आना और बी ऐसे डिफाइन कर दिया टेल आना,
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही तो हुआ। लेकिन अगर आपके पास दो कॉइन्स थे, इवेंट ए है कि भाई पहले पे हेड और बी है दूसरे पे हेड, तो ये इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, आप दो कॉइन्स की बात कर रहे हो, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, दो डिफरेंट कॉइन्स हैं, एक नहीं, तो वो इंडिपेंडेंट का केस बन जाता है। बहुत ही प्यार से समझा दिया क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके बताना, फिर समझा दिया जाएगा। रिमार्क, इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये तो खैर हमने क्लियर कर दिया। डिपेंडेंट होते हैं कब होते हैं, जब इक्वल ऐसा ना हो साइन। अब यहाँ पे तीन इवेंट्स ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, यू कैन रीड इट एंड जस्ट डन इट। इंडिपेंडेंस और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिफरेंट होता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे। इनको हम वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हमें सिर्फ 11 क्वेश्चंस करने हैं। सर 11 क्यों? 24 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 12.6 में, तो हम 11 क्यों कर रहे हैं? बाय द वे हम एमएल अग्रवाल बुक का रेफरेंस ले रहे हैं, तो अगर आप कोई और बुक भी फॉलो कर रहे हो तो डजंट मैटर, आप इस क्वेश्चंस को जरूर करो। दे आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस एंड इट विल हेल्प यू बिल्ड योर लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग। तो पढ़ना है अपने को और छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 12.6 से पहले क्वेश्चंस की। अब यहां पे पहले पार्ट में बोला है कि इवेंट ए और बी ऐसे दिए हैं कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखें ये 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे तो ये 7/12 है। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट भी 1/2 आएगा। सर क्यों आएगा कॉम्प्लीमेंट 1/2? क्योंकि 1 से माइनस करते कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा। इसको और क्या डिटेल में समझाऊं तुमको? नहीं देखा? इधर आई बटन पे क्लिक करो बेटा, जाओ सब मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा? 5/12 आएगा। तो अगर मेरे को बोला गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और लिखा, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन दिया है, नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल्स टू 1/4। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे हमें ये फायदा होगा कि एक इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो ये बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये 1/4 आ जाएगा। करेक्ट, यहां पे ये मिल गया। एक हमें सबकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पता है, ये 1/2 प्लस 5/12। इसको पता नहीं तो माइनस का हम x से बोल देते हैं, या फिर सीधा यही बोल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/4। तो उस नंबर को उधर भेज देंगे तो आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे 12 आएगा, ऊपर आ जाएगा 11 माइनस 1/4। और फर्दर सिंप्लीफाई करने पे देखा तो इधर फिर से 12 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 3 8, 8/12 which is 2/3। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अपने को क्या देखना है? इन्होंने बोला है कि बताओ ये इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। तो इंडिपेंडेंट तब होते, दे आर इंडिपेंडेंट जब पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे मिलेगा 1/2 इंटू 5/12, ये तो 5/24 आ रहा है, which is not equal to 2/3। क्या ये बराबर है क्या इसके? नहीं है। तो जब ये बराबर ही नहीं है तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स। तो हमें ये बताना था कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे अगर आप सेकेंड पार्ट को देखोगे, हम आराम से देख के बता सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। नहीं है, आई गेस नहीं है। आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करूं, क्या मिलेगा मुझे? 3/5 इंटू 3/10। मुझे यहां से तो मिल जाएगा भाई ये 9/50 एंड 9/50 इज नॉट इक्वल टू 1/5, देयरफॉर नॉट इंडिपेंडेंट। भाई देयरफॉर बना रहा था मैं ऐसा कुछ, नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर भी बड़ा छोटा सा था, दोनों का ही आंसर दे आर नॉट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस और लाइक व्हाट यू कैन डू इज जस्ट डाउनलोड द ऐप। लिंक जो है भाई ऐप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ बंधुओं डाउनलोड कर लो, सारा का सारा PDF सॉल्व सब मिल जाएगा। तो कैसी देरी, जाओ डाउनलोड करके आओ। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। अब इन्होंने बोला है कि हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है और ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हैं। तो भाई आसान, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही आप लोगे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी सेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तभी करना है जब इंडिपेंडेंट होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 था और ये 1/5 था, सो आंसर आ जाएगा 3/25। क्वेश्चन खत्म, मजा आ गई। बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे।
सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी निकालना है और ए इंटरसेक्शन बी आपको 1/8 दिया है। अब देखो ये तीनों इवेंट्स को अगर आप साथ में लो, तीनों चीजों को साथ में लो, इट इज क्लियर दैट, सेकेंड पार्ट में इट इज क्लियर, यहां लिख देता हूं मैं, इट इज क्लियर दैट probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B। क्लियर है ना, देख के समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब ये चीज अगर क्लियर है, ये इंप्लाई करेगा कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट, बस इतना ही मेरे को चाहिए था। अब इंडिपेंडेंट सर क्या फायदा, इंडिपेंडेंट भी है तो क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है बेटा, क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, दिस इंप्लाइज कि इनका जो कॉम्प्लीमेंट का भी इंटरसेक्शन आप निकालोगे वो भी इंडिपेंडेंट ही होगा। भाई लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूँ एक बार अगर आप भूल चुके हो, और ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी, 1/4, तो 1 माइनस 1/4 into 1 minus 1/2. So final answer will be 3/4 into 1/2. Answer is 3/8 and you are done। दोनों पार्ट का आंसर आपका completed। So इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है सेकंड वाला भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस बी दिस, तो इन सबको हमें बस आंसर निकालना है। इंडिपेंडेंट थे तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। यहां से सिंप्लीफिकेशन में 0.3 इंटू 0.6 0.18 आ जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट में बोला है ए एंड नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों ए बी को क्या ही मैं तुमको समझाऊं, अब ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 0.7 हो जाएगा एंड बी कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा वो 0.4 हो जाएगा। कहां से आया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देख लो बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 0.3 था और ये 0.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.12 हो जाएगा। से थर्ड पार्ट में ए और बी बोला है, बढ़िया। थर्ड पार्ट में बोला है P ऑफ A यूनियन B। तो ना बचपन में क्या करते हो आप 1 2 3 सिखाया जाता है आपको, और उस सीखने के चक्कर में कभी कभी आप टेबल भूल जाते हो। कभी नोटिस किया है, बड़े होने के बाद हमें टेबल कम याद होती है, बचपन में ज्यादा याद होती है, और बड़े होके कैलकुलस पढ़ रहे हैं हम। तो ये बड़ा कॉमन सी चीज है कि आगे आती जाती है चीजें हम पुरानी भूलते जाते हैं, लेकिन ये करना नहीं है। यहाँ पे भी जो आपने पहले पढ़ा है उसको इंटैक्ट रखो यार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था इस केस में, 0.3, बी था 0.6, माइनस करेंगे इंटरसेक्शन वाला 0.18, तो 0.90 माइनस 0.18 0.72 आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट से अगर आप देखो, नीदर ए नॉर बी। अब यहां पे जब नीदर ए नॉर बी होता है तो इसका मतलब होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, नीदर ए नॉर बी। ठीक है, नॉट ए और नॉट बी अलग चीज होती है, नीदर ए और नॉट बी अलग चीज होती है। तो दिस इज जस्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती आपको। तो 1 माइनस 0.72, सो आंसर इज 0.28। खत्म, गया, फिनिश। तो ये हो गया आपका आंसर। यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस और यू कैन जस्ट मूव ऑन। बढ़िया एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अ डाई इज थ्रोन इफ E इज द इवेंट, द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड F बी द इवेंट, द नंबर अपीयरिंग इज इवन। तो एक इवेंट E है जिसके सेट में 3 और 6 आना है। एक इवेंट F है जिसके सेट में इवन नंबर आना है विच इज 2 4 एंड 6। क्या ये इंडिपेंडेंट है? नहीं, इसमें कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, अब कॉमन एलिमेंट जो हमें दिख रहा है वो कैसे आएगा? देन फाइंड वेदर E एंड F आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब इतना होता है बच्चों कि दोनों ही, खैर हम निकाल के देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं गेस करते। देखो अगर हम सेट वाइज चले तो E इंटरसेक्शन F कितना आ जाएगा? सिर्फ एक एलिमेंट विच इज 6, करेक्ट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो मिल रहा है ना ये 2/6 विच इज 1/3। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ F की बात करूं तो मुझे मिल रहा है 3/6 विच इज जस्ट 1/2। गॉट इट? यानी कि यहां से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F की बात करूं सेट वाइज तो एक ही एलिमेंट है, 1 आउट ऑफ 6। और यहां से भी देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यहां मिल जाएगा 1/3 इंटू 1/2। अरे ये भी तो 1/6 आ गया। तो बाय डेफिनेशन अगर इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए तो क्या बोलते हो आप उनको? आप उनको बोलते हो कि ये इंडिपेंडेंट है। क्या लिखेंगे? सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ
E intersection F is equals to probability of E into probability of F, then E and F are independent events and you are done. But the next question की तरफ, a die marked 1 2 3 in red, 4 5 6 in green is tossed. Let A be the event, number is even, B be the event, the number is red. ओके, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है. देख लेते हैं. एक सेट ए है जिसमें से 3 एलिमेंट्स आने हैं. अब अगर 3 एलिमेंट्स आने हैं तो 3/6 आ जाएगा आपका, और बी पे भी 3/6 आएगा क्योंकि नंबर इज रेड. 3 नंबर्स जो हैं, देखो 3 नंबर्स जो हैं वो रेड भी हैं और 3 ही नंबर इवन भी होते हैं. तो रेड और इवन का ये केस बन गया, मतलब 1/2 1/2. लेकिन अगर मैं इसको सेट वाइज, इसकी सेट वाइज भी बात कर लेते हैं. पहले सेट ही लिख लेते हैं. इसमें आ जाएगा 1 डाई मार्क 1 2 3 इन रेड, तो 1 2 एंड 3. नहीं, ये इवेंट नहीं है. ए बी द इवेंट, नंबर इज इवन. नंबर इज इवन का मतलब क्या है? 2 4 6. और बी बी द इवेंट, द नंबर इज रेड. रेड में क्या है? 1 2 3. करेक्ट. अब इनका इंटरसेक्शन अगर मैं देखूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये सिर्फ एक एलिमेंट को दे रहा है विच इज 2. गॉट इट. और अगर मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करूं तो मुझे मिल रहा है 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 1/2, अभी हमने निकाला भी था. लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6. एक ही एलिमेंट है ना, और इसमें 3 एलिमेंट्स थे, तो 3/6 1/2, 3/6 1/2. लेकिन एक एलिमेंट 1/6 1/6. तो आप मुझे खुद बताइए क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/6 आएगा? नहीं आएगा. तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट का जो मल्टीप्लिकेशन से नहीं आता है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है. तो द आंसर इज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है, बी इतना है, यूनियन इतना है, ए एंड बी आर गिवन टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. आपको ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाना है, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे तो ए यूनियन बी हैज टू बी probability of A plus probability of B minus probability of A into probability of B. ये अलग हो गए because of just this word independent. अब यहाँ पे वैल्यू रख दो. देखो 0.6 हो जाएगा, 0.2 इधर P आ जाएगा, माइनस 0.2 इंटू P हो जाएगा. अब यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे तो 0.4 आ जाएगा, इक्वल्स टू P माइनस दिस, तो 0.8 P हो जाएगा. 1P माइनस 0.2 तो 0.8. यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 0.4 डिवाइड बाय 0.8, तो यहाँ मिल जाएगा P की वैल्यू 1/2 एंड यू आर डन. करेक्ट. तो P आ जाएगा आपका 1/2. अगर मैंने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं किया, इधर 0.2 माइनस हो जाएगा, उधर वो P सब्ट्रैक्ट होके 0.8 आएगा. यस, 1.2 इज द करेक्ट आंसर फॉर P. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 7th क्वेश्चन बोला गया है, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स. 10 ब्लैक 5 ब्लैक व्हाइट बॉल्स. अर्न पता है ना, एक बैग काइंड ऑफ अ बैग है. इसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं. 2 balls are drawn from the urn one after the another without replacement. What is the probability that both balls drawn are black? हमारी दोनों बॉल्स ब्लैक होनी चाहिए. तो कैसे होगा? समझो भाई, समझते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग ब्लैक, मतलब ब्लैक इंटरसेक्शन ब्लैक चाहिए. तो तुम्हें और समझ में आ रहा है ना कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आपने अगर एक बॉल निकाल दी है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो बॉल निकाल के ले फेंक दिया, दोबारा तो नहीं लोगे ना बॉल को. तो जब बॉल दोबारा तुम्हारे पास आएगी ही नहीं तो तुम क्या बोलोगे? भाई गई बॉल, विदाउट रिप्लेसमेंट है. तो आप क्या करोगे? पहले एक ब्लैक बॉल निकालोगे. देखो होता क्या है कि आपने ये बैग लिया, इससे एक ब्लैक बॉल निकाल ली. अब जो बैग बचा है उसमें 9 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं. करेक्ट. इस बात को अगर आप समझ गए तो भाई बल्ले बल्ले हो गया तुम्हारा काम. Probability of B into probability of another black ball when the first black ball has been drawn. या तुम ऐसा भी बोल सकते हो B1 B2 black 1 black 2 B1 इधर B1 इधर B2 आएगा. भाई देखो प्रोबेबिलिटी आपने ब्लैक निकाली, अब ब्लैक निकाल ली, फिर से ब्लैक निकालोगे तो B2 ही तो कहोगे उसको. पहले जब बॉल आपको ब्लैक बॉल निकालने की बात करी गई तो कितनी बॉल्स थी आपके पास? 10 बॉल्स थी. टोटल बॉल कितनी थी? 15. 10 ब्लैक थी, 15 टोटल थी. लेकिन इसमें एक बॉल निकल गई. तो आपने जब ये प्रोबेबिलिटी लिखी तो आप श्योर हो कि आपसे जो बॉल निकली है वो पक्का ब्लैक बॉल निकली है. तो ब्लैक हट गई, 9 ब्लैक बॉल बची, 5 व्हाइट बॉल बची. तो आपको एक और बॉल निकालनी है जो ब्लैक है, विच इज 9 आउट ऑफ 14. तो आप देख रहे हो अगर फॉर्मूला नहीं भी लगा रहे हो तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 3 5 टाइम्स, इधर 2 आ जाएगा. सो आंसर इज 6/14 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. ये और फर्दर सिंप्लीफाई होकर 3/7 बन जाएगा. तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों ही ब्लैक बॉल निकल जाए. सो द आंसर विल बी 3/7. एंड इतना ईजी है यार, ये कुछ सोचना ही नहीं है, बना लो डायग्राम,
है ही नहीं कुछ इसमें, अभी कुछ नहीं है, टोटल प्रोबेबिलिटी में आएगा, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी। देयर आर 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग। अब क्या करा इन्होंने 8th क्वेश्चन में कि 2 रेड बॉल्स है और 3 ब्लैक बॉल्स है। ओके, 3 बॉल्स को निकाल ले एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। ओके, एंड 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है और इसी तरीके से बतानी है। तो अब तुम क्या करोगे, क्या कर सकते हैं हम कि इसके हमारा आंसर एकदम परफेक्ट आए, परफेक्ट, कोई मतलब टेंशन ही नहीं है ना। तो आपके मन में पता है क्या आएगा, आपके मन में आएगा सर रेड थी, ठीक है, रेड रेड ब्लैक, पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, बट बच्चों क्या ये रेड ब्लैक रेड नहीं हो सकता, या ये ब्लैक रेड रेड नहीं हो सकता? आप बोलोगे सर यार ये बात तो आपकी सही है, यहाँ तो 3 केस बन गए। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, उसका जुगाड़ में बताता हूँ क्या करना है। कभी भी 2 से ज्यादा बॉल्स हैं और टेंशन आ जाए कि भाई इतनी बॉल्स अपने को निकालनी है, तो परेशान ना होता। आपको 2 रेड बॉल निकालनी है तो आप लिखना द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, करेक्ट, ऐसा ही कुछ है। तो रेड थी कितनी, 2 ही तो रेड थी, तो तुम लिखोगे 2 रेड थी, हम 2C2 लिखेंगे और 3 में से 1 ब्लैक आएगी। समझो बात, 2 रेड थी तो 2 की दोनों रेड निकालनी है, ब्लैक 1 थी लेकिन ब्लैक 3 थी लेकिन 1 निकालनी है। टोटल आपने 5 में से 3 बॉल्स निकाली। ये जो हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, इससे सरदर्दी खत्म, सारा सरदर्द खत्म। आप ट्रेडिशनल वे से जाओगे, अब क्या करोगे, ट्रेडिशनल वे समझाता हूं आपको। आपने पहली रेड बॉल निकाली तो 2/5 प्रोबेबिलिटी, आपने दूसरी रेड बॉल निकाली तो उसकी 1/4 प्रोबेबिलिटी, आपने तीसरी मतलब अगर ब्लैक बॉल निकाली तो 3/3 प्रोबेबिलिटी। लेकिन बच्चों यही मैंने बोला कि ये तो रेड रेड ब्लैक का हो गया। व्हाट इफ अगर ये ब्लैक रेड रेड होता या ब्लैक रेड रेड, इस तरीके से रेड ब्लैक रेड होता, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है ना, तो उसकी जगह मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता, ये मेरा आंसर आता, करेक्ट। अब देखो इससे भी सेम आंसर आएगा, 2C2 1 होता है, 3C1 3 होता है, डिवाइड बाय 5C3, 5 into 4 into 3 डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1। तो इस 3 से 3 कैंसिल, इधर से 2 कैंसिल, 3/10 आंसर आ रहा है। क्या बच्चों यहाँ से 3/10 आंसर नहीं आ रहा? देखो इधर 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, लो आ गया 3/10, इधर से भी आ रहा है, तो ले दे के वही आंसर आएगा। मेरी बात तो सुनो, समझो किस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी को एकदम हाथ में ऐसे जकड़ के कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में ना फाड़ के रखनी है इस तरीके से। सो आई होप दिस इज क्लियर। बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको कुछ नहीं सोचना, कोई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नहीं, लो भाई लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही तो किया, रेड रेड ब्लैक, लेकिन शॉर्टकट के साथ। ये है शॉर्टकट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल। तब भी वही करेंगे, आपके पास 2 रेड थी 1 निकालोगे, आपके पास 3 ब्लैक थी आप 2 निकालोगे, टोटल 5 में से 3 बॉल निकली है भाई, ठीक है। अब 2C1 2 होता है, 3C2 3 होता है और 5C3 10 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 3/5 आंसर पाओ, मजे से घर जाओ और आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। सो 8 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 9/10। मैंने क्वेश्चन को अगर मेरे को लग रहा अगर गलत नहीं लिखा, पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ओके क्वेश्चन में थोड़ा सा ना मिस, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहां पे क्या किया उन्होंने, ये 2 पार्ट्स नहीं थे, इन्होंने लिखा था बीच में और। तो और के साथ क्या होता है, जो भी तुमने 2 पार्ट्स का आंसर निकाला, ये 3/10 और 3/5, इनको ना जोड़ देने का। जोड़ोगे कैसे, मतलब आपका आंसर जो आएगा वो ये आएगा कि 3/10 होगा या फिर 3/5 होगा। तो इनको जब आपने ऐड किया, आपको नीचे 10 मिला, ऊपर 9 मिला, है ना, 9/10 आंसर आएगा, इसलिए 9/10 आंसर है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये थोड़ा सा पार्ट्स में टूट गया है, लेकिन परेशान मत होइए, एकदम सही है। A bag contains 5 white, 7 red and 4 black balls. 4 balls are drawn. अब 4 बॉल्स की बात कर दी भाई, 5 व्हाइट हैं, 7 रेड हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। 4 बॉल ड्रॉ करनी है 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। अब मजे की बात, यहाँ रिप्लेसमेंट है, पिछले क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट नहीं था। रिप्लेसमेंट का मतलब बॉल निकाली वापस डाल दी, वापस निकाली वापस डाल दी, बस खत्म का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज व्हाइट? हमें कोई भी व्हाइट चाहिए ही नहीं, कोई भी व्हाइट अपन को चाहिए ही नहीं। तो व्हाइट के अलावा कुछ भी निकालो, व्हाइट मत निकालना। तो भाई व्हाइट 5 थी, उसको ना इग्नोर ही कर दो, कोई भी कलर हो सकता है ना, एनी कलर। यू हैव टू चूज 4 बॉल्स, 4 बॉल्स निकालनी है और इसमें नन ऑफ दिस इज व्हाइट। 4 बॉल्स में कोई व्हाइट नहीं निकालना है। तो नॉन व्हाइट बॉल्स कितनी है, देखो हम इन बॉल्स को 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं, एक व्हाइट एक नॉन व्हाइट। एक होता नहीं है कि जितने भी बाहर के होते हैं इंडिया के, सब गोरे कहलाते हैं। तो एक गोरे को साइड करो, अपने लोगों को यहां रखो। तो वी आर नॉन व्हाइट, यहाँ पे 7 4 11, तो आपके पास 11 टोटल थी, मतलब 11 नॉन व्हाइट थी। और टोटल बैग में बॉल्स कितनी थी, तो तुमने देखा 9 7
16 बॉल्स टोटल थी, तो 11/16 इंटू 11/16 इंटू 11/16 इंटू 11/16। क्यों सर 4 बार आपने क्यों किया? क्यों बॉल कम नहीं हुई इस बार? क्योंकि रिप्लेसमेंट था। रिप्लेसमेंट का मतलब बॉल देखा, वापस बैग में डाल दिया, बॉल आ रही है वापस अंदर जा रही है, आ रही है वापस अंदर जा रही है। तो जब बॉल कभी निकली ही नहीं कंप्लीटली, तो 16 बॉल्स हमेशा बनी रही, और नॉन वाइट का तो 11 ही हुआ ना बच्चों। तो आंसर क्या आएगा? 11/16 का पावर 4। सॉल्व मत करना, यही छोड़ सकते हो। तो आपको इसको सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यू कैन लीव इट राइट एज इट इज, 11/16 की पावर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, an urn contains 4 red and 7 blue balls. 2 balls are drawn at random with replacement. With replacement, ये मजे की बात आती है, रिप्लेसमेंट वाली बात। Find the probability of getting 2 red balls. Okay. तो पहले पार्ट में बोला कि 2 रेड बॉल निकालने के क्या चांस है? 4 रेड है, 7 ब्लू है, टोटल 11 बॉल्स टोटल है आपके पास। तो 4/11, दूसरी बॉल रेड होनी चाहिए, इसका भी 4/11, आंसर आ जाएगा 16/121। खत्म क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में बोला है 2 ब्लू बॉल्स। अब ब्लू बॉल्स 7 थी, तो 7/11 इंटू 7/11, लो भाई आंसर आ जाएगा कितना? 49/121। 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल। अब यहां पे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है तीसरे पार्ट में। क्यों भाई दिक्कत वाली बात है सर? अब देखोगे, अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड ब्लू बॉल करूंगा, तो अगर मैं रेड बॉल का निकालूं तो 4/11 आएगा, और ये 7/11 आएगा, क्योंकि आप कभी भी बॉल उससे कंप्लीटली निकाल ही नहीं रहे हो। तो आप बोलोगे सर यहां जो आंसर आ रहा है वो तो आ जाएगा 35/121। ठीक है, 35/121। लेकिन इसमें आप संतुष्ट नहीं हो, दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी, आपके दिल में थोड़ी थोड़ी घबराहटें होने लगेंगी। क्यों सर घबराहट क्यों हो रही है दिल में? क्योंकि आंसर ही इनकम्प्लीट है। क्यों आंसर इनकम्प्लीट है? क्योंकि अगर आप रेड एंड ब्लू बॉल्स को ले रहे हो कभी भी, तो यहां तो एक दिक्कत करेगा ना आपको। 2 balls are drawn with replacement, find only 1 red and 1 blue ball। तो क्या दिक्कत कर रहा है सर? क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें यहाँ पे? क्यों नहीं हमारा आंसर आ रहा है? क्यों 35 आ रहा है? क्या होना चाहिए आंसर? अच्छा 4 7 से 28 होता है वैसे, नॉट करेक्ट, 5 7 से लिख दिया था, 28/121। तो सर दिक्कत क्या है? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? बहुत मिसमैच लग रहा है, इसको बहुत कम लग रहा है। हाँ ऐसा कम है, क्योंकि अगर आपने रेड ब्लू निकाला, यू आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू पिक अ ब्लू एंड रेड बॉल। उस केस में वापस से आप लिखोगे कि 7/11 इंटू 4/11, तो यहां से भी तो 28/121 मिलेगा। लेकिन मेरे भोले बच्चों, ये दोनों तो सेम ना, एक रेड एक ब्लू, एक ब्लू एक रेड, बात तो सेम है। तो आप इनको ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 56/121। ये ऐड हो गया, तो आंसर आपका 56/121 क्यों होगा? क्योंकि रेड ब्लू ब्लू रेड दोनों ही केस में एक ब्लू एक रेड मिल रहा है। तो अब बढ़ते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के लिए। चैप्टर एक्सरसाइज नहीं खत्म हुई अभी, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, बिकॉज ज्यादा टाइम हो जाएगा तो बोरिंग भी लगती है क्लासेस, तो एकदम चंक बाई साइजेबल चंक में रखते हैं चीजों को। अ बॉक्स कंटेन, हाँ 1 शॉट्स में तो लंबी लंबी क्लासेस चलेंगी, उसकी बात ही अलग है। लेकिन जो कैजुअल लर्नर है उसके लिए दुख ना हो, इसीलिए ऐसे पढ़ रहे हैं। A box contains 100 tickets number 1 to 100. If 5 tickets are drawn successively with replacement from the box, find the probability that all the ticket number bears a number divisible by 10. आपके पास 100 टिकट्स थे, ठीक है, इन 100 टिकट्स का कुछ नंबर बनेगा भाई, टिकट्स हैं, तो जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा वो कैसा दिखेगा? 1 2 3 ऐसे लेके 100 नंबर तक सारे टिकट्स होंगे। मेरा जो इवेंट है वो इवेंट ये कह रहा है कि ऐसा नंबर ड्रॉ करना है जो 10 से डिविजिबल हो। तो ये सारे के सारे नंबर्स 10 से डिविजिबल होते हैं जो मैं लिख रहा हूं, करेक्ट। तो अगर इनकी प्रोबेबिलिटी देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तुम बोलोगे सर ये तो ना 10 नंबर्स थे, टोटल 100 नंबर थे, 1/10 तो मिल ही जाएगा, एंड आप सही भी हो, 1/10 होगा। लेकिन आप ड्रॉ कितने कर रहे हो? आप 5 टिकट्स ड्रॉ कर रहे हो, एक नहीं दो नहीं, आप ड्रॉ कर रहे हो 5 टिकट्स। तो अगर आप 5 टिकट्स को ड्रॉ करने पे आओगे तो 1/10 तो आंसर नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन रिप्लेसमेंट था, मतलब आपने नंबर निकाला वापस डाल दिया, नंबर निकाला वापस डाल दिया, नंबर निकाला वापस। अरे भाई बहुत सारा ऐसे चल रहा है, तो टेंशन तब भी नहीं लेने का आपने को। क्या करने का है? आपके पास 5 टिकट चाहिए थे, तो पहले टिकट में नंबर आने की 1/10 प्रोबेबिलिटी, दूसरे में भी 1/10। सर 1/10 क्यों? क्योंकि आपने टिकट देख के दोबारा अंदर डाल दिया ना, तो अभी भी 100 ही टिकट और वही नंबर डिविजिबल अभी भी है, और ये वाला काम आप 5 बार कर लोगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/10 की पावर 5, या इस पे ऐसे भी लिख सकते हो 0.00001। ठीक है,
अब सोचो 1/10 को आप क्या लिखते हो, 0.1, एक डेसिमल लगता है, मतलब जो 1 है वो पॉइंट के जस्ट बाद होता है, तो 10 की पावर 5 होगी तो 5वीं प्लेस पे तो होगा 1। इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए और हमने कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन, इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, मुझे नहीं लगता मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, उससे भाई जो मोटिवेशन मिलता है, मैं क्या बताऊं आपको, तो आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इन नोट्स के लिए आपको लिंक जो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, पहली लिंक, उस पर क्लिक करके जाके मेरा ऐप डाउनलोड करके ये पूरी पीडीएफ वहीं से ले लेके छाप लेना है कॉपी में, बस इतना काम है आपका। और जो बंदे iOS यूजर्स हैं, जो बच्चे थोड़े से अमीर iOS यूजर्स हैं, उनको क्या करना है, माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है, और माई इंस्टीट्यूट ऐप में आपसे ORG कोड, आपको फोन नंबर से साइन इन करना है, फिर आपसे एक ORG कोड मांगेगा, आपको ORG कोड में लिख देना है TKSHM और F, खत्म बात, TKSHMF। इससे आपको मेरे ऐप का एक्सेस, जिसका नाम जेन एड है, पूरा एक्सेस आपको मिल जाएगा, एंड मज़े से जाके पढ़ाई कर सकते हो, उस पर सारे नोट्स मिल जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। तो चाहिए, किसका वेट है आपको। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।